जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे, जैसे कि एक पिछला आप लोगों ने टॉपिक लिया था रोपण कृषि और गहन कृषि के बारे में, ठीक उसी प्रकार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका ऋण स्रोतों के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है वो आपके इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 3 है आपका मुद्रा और साख, उस चैप्टर का बहुत ही सुंदर सा और मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत हैरान कर देने वाला टॉपिक है। और खास करके ये बैंक से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये सभी लोगों के लिए लाजमी टॉपिक है, चाहे आप विद्यार्थी हो या विद्यार्थी आप नहीं हो। तो बात करेंगे ऋण स्रोतों के बारे में, लेकिन थोड़ा समझते हैं कि ऋण क्या होता है, ऋण कहाँ से लिया जाता है, और ऐसे पूरे समाज में मैं बात करूंगा तो वहां पे क्या क्या ऋण स्रोत है। तो ऐसे अगर आप अपने बुक के हिसाब से चलोगे तो दो ऋण स्रोत होते हैं, एक तो औपचारिक, दूसरा क्या होता है अनौपचारिक। लेकिन बात करते हैं ऋण क्या होता है। तो आप अगर बैंक जा रहे हो, जहाँ पे हम लोग अपने पैसे जमा करते हैं, आपने बैंक का नाम सुना होगा, 10th के विद्यार्थी हो तो आपके पास बैंक का खाता ऑलरेडी होगा ही। तो जो बैंक होता है, बैंक आपको क्या देती है, ऋण देती है। तो ये ऋण देती कहाँ से है, तो जो जमा करता होता है, यानी कि जो बैंक में पैसा जमा करता है और जिसको ऋण चाहिए होता है, यानी कि जिसको ऋण की आवश्यकता होती है, जो ऋणदाता होता है, तो जमाकर्ता का पैसा जमा लेकर और उसी पैसा को क्या करता है बैंक एक मध्यस्थता के रूप में कर्जदाता को, ऋणदाता को ऋण देता है और वो कर्जदाता बन जाता है। ये बैंक का हाल है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा हमारे समाज में, जैसे अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके पास इतना सोर्स नहीं होता, या अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके पास उतनी जानकारी नहीं होता, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि अगल बगल में जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे, या फिर क्या करते हैं जो गांव के धनी लोग हैं उनसे, या जो जमींदार है उनसे, या जो व्यापारी है गांव में छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनसे जाकर क्या करते हैं हम लोग पैसे उधार पे लेते हैं। तो ये जो उधार लेने वाला बात है, चाहे आप बैंक से लो, चाहे आप अपने अगल बगल आस पड़ोस के लोगों से जाके लो, ये दोनों के दोनों ऋण स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो एक जो आपने बैंक में जाके जो ऋण लिया वो आपका कहलाएगा औपचारिक ऋण स्रोत, और एक आप जो अपने रिश्तेदार हो, या आपके सगे संबंधी हो, या साहूकार हो, या जमींदार हो, या आप जहां पे काम कर रहे हो वहां का मालिक हो, उनसे जो आपने ऋण लिया या जो आपने कर्ज लिया वो आपका अनौपचारिक ऋण स्रोत के अंतर्गत आता है। अब हम लोग यहाँ पे सारा का सारा बात करेंगे। आप ये समझिएगा कि जो औपचारिक ऋण स्रोत होता है वो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के द्वारा उनके गतिविधियों का नियंत्रण किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे किसी तरह के गतिविधियों का नियंत्रण सरकार या सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। तो हम लोग अब बात करेंगे पूरी जानकारी के बारे में। जो छोटी सी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया, आप यहाँ से आप चीजों को समझ सकते हो। तो क्वेश्चन क्या आता है कि ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है या क्या मुख्य अंतर है उसके बारे में, या कभी कभी पूछ देगा कि बताइए औपचारिक ऋण स्रोत की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो केवल आप ये वाला कोटेशन, अगर आप कोटेशन आप लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। या कभी कभी पूछेगा अनौपचारिक ऋण की क्या विशेषताएं हैं या क्या है, तो आप इतना अगर लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। यानी कि एक आपके वीडियो से आप 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो, और बहुत सारा आपका नंबरिकल क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी क्या होंगे यहाँ से आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया, क्योंकि इस बार मैट्रिक में नंबर लाके दिखाना है। तो बात करेंगे हम लोग औपचारिक ऋण स्रोत के बारे में। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप बैंक या किसी सहकारी समितियों के द्वारा दिया जाने वाला ऋण जो होता है वो आपका क्या होता है, औपचारिक ऋण स्रोत के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या बोला, बैंक या सहकारी समितियों द्वारा दिया जाने वाला ऋण औपचारिक ऋण स्रोत के नाम से जाने जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया सहकारी। सहकारी का मतलब समझिएगा कि एक जो होता है पूर्ण रूप से सरकारी, जिसको बोलेंगे सरकारी, पूर्ण रूप से क्या होता है आपका सरकारी, जिसमें केवल और केवल सरकार का नियंत्रण और उसी का नियंत्रण होगा। लेकिन एक ऐसा होता है जिसमें सरकार के साथ साथ, सुनिएगा, सरकार के साथ साथ कुछ पर्सनल व्यक्ति का या किसी खास समुदाय का या किसी खास व्यक्ति का, जिसमें क्या होगा, या खास समूह का क्या होगा, नियंत्रण होगा। हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं कि सरकार और कोई एक व्यक्ति जिसका क्या होगा उसमें
थोड़ा बहुत क्या रहेगा आपका, मैं बोलूँगा कि नियंत्रण रहेगा, दोनों का मिक्स नियंत्रण रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सहकारी समिति। जैसे कुछ ऐसे प्राइवेट या कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक आप लोग देखोगे हमारे समाज में, वो सारे के सारे आपके क्या है, सहकारी समितियों के अंतर्गत आता है। तो जो बैंक तथा सहकारी समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, यानी कि जो कर्ज दिया जाता है, उससे हम लोग औपचारिक ऋण स्रोत के नाम से या औपचारिक ऋण के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन वही जब किसी साहूकार के द्वारा, जब किसी व्यापारी के द्वारा, यानी कि आपके गांव के अगल बगल के जो भी साहूकार है, या साहूकार का मुख्य काम होता है ऋण देना, ठीक है, और जिसको हम लोग आसपास के इलाके में सूदखोर बोलते हैं, सूदखोर है, ये सूद लेता है वो इंसान, या जो भी आपके अगल बगल में किराना दुकान हो गया या जो कपड़ा दुकान हो गया, वहां के लोगों से भी बहुत आदमी जाकर क्या करते हैं, ऋण लेने का काम करते हैं। तो साहूकार, व्यापारी, जो भी जमींदार है या जो आपके रिश्तेदार है, अथवा अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, वहां के मालिकों के द्वारा जो भी ऋण दिया जाता है, उस ऋण को क्या बोलेंगे हम लोग, अनौपचारिक ऋण स्रोत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो बैंक और सहकारी समितियों के द्वारा दिया गया उसे बोलेंगे औपचारिक ऋण स्रोत। लेकिन अगर वो साहूकार, व्यापारी, जमींदार, रिश्तेदार अथवा मालिकों के द्वारा जो भी ऋण दिया गया उसे क्या बोलेंगे, अनौपचारिक ऋण स्रोत। बात क्लियर है? क्योंकि आप बच्चे बोलेंगे सर मैं अपने फ्रेंड से ऋण ले रहा हूं, तो भी वो क्या होगा, अनौपचारिक ऋण स्रोत के ही अंतर्गत आएगा। अब ये क्यों आता है उस पर हम लोग आगे ही चर्चा करेंगे। अब समझेगा कि जब भी आप औपचारिक ऋण यानी कि बैंक या किसी सहकारी समिति से जाके आप क्या करोगे, ऋण लोगे, तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि उस ऋण लेते समय कर्जदार से, यानी कि जो कर्ज लेगा उससे क्या करेगा, समर्थक ऋणाधार का मांग करेगा। अब ये समर्थक ऋणाधार होता क्या है सर? तो देखिए, आपने मान लो कि आप 1 लाख का लोन ले रहे हो बैंक से, तो उसके बदले में बैंक को आपको कुछ दिखाना होगा, चाहे वो आपका मैं बोल सकता हूं कि या तो बैंक में जमा पैसा हो, या आपने सुना होगा गोल्ड लोन, या तो आपने सोना जमा करके आप क्या करते हो, पैसे निकाल लेते हो, या आप अपना दुकान दिखा के पैसे ले लेते हो। बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट जमा करके लोन लेते हो। तो उस प्रकार क्या होगा कि आप जब कर्जदार हो, आप कर्ज ले रहे हो यहाँ से, कहां से, औपचारिक जगहों से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समर्थक ऋणाधार देना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको क्या दिया जाता है, बैंक से लोन दिया जाता है। जबकि अगर आप अनौपचारिक ऋण स्रोत से आप ले रहे हो, यानी कि इन सारे लोगों से अगर आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो या ऋण ले रहे हो, तो आपको किसी प्रकार का कर्जदाता से, मैं बोलूंगा कर्जदाता नहीं होगा, क्या होगा, कर्जदार से समर्थक ऋणाधार का क्या करता है, मांग नहीं करता, और ये कहीं कहीं जरूरत नहीं भी पड़ता। तो मैंने क्या बोला कि इस ऋण स्रोत से कर्जदार से समर्थक ऋण आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप कहीं कहीं देखोगे तो बाय मिस्टेक आपको मांग लिया जाता है। ये कब होता है? जब ऐसा पॉसिबल होता है कि आपने ऋण दिया, आपने ऋण लिया, लेकिन आपको ये पता है कि ये देने वाला व्यक्ति मुझे चुका नहीं पाएगा। ये मैं कब का बात कर रहा हूं, अनौपचारिक ऋण स्रोत का मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे मैंने बोला कि समर्थक ऋण आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन किसी किसी जगहों पे यहां पे समर्थक ऋण आधार की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कब? तो आपको ये पता होगा कि जैसे मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऋण ले लिया। अब ऋण ले लिया तो अब होता क्या है कि आपको पता है कि ये व्यक्ति ऋण चुका नहीं पाएगा, तो उस समय आप क्या बोलोगे कि मैं तो तुमको पैसा दे रहा हूं, बदले में क्या दोगे? उस स्थिति में यह मांगता है। लेकिन औपचारिक ऋण स्रोत में चाहे आप चुकाने लायक हो या नहीं हो, आपको क्या करना पड़ेगा, समर्थक ऋण आधार देना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है। लेकिन इसमें कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं आपका नहीं लगता है। जैसे अगर मैं सामर्थ्यवान हूं, आपको पता है कि ये व्यक्ति दे देगा, तो आप उससे क्या करोगे कि आप उससे समर्थक ऋण आधार की मांग नहीं करोगे, यानी कि पैसे के बदले में जमीन हो गया, या मैं बोल सकता हूं कि कुछ ऐसे चीजें होती है, सोना हो गया, ये सारी चीजों का मांग लोग नहीं करते हैं अनौपचारिक ऋण स्रोत में। आपको पता होगा, अगल बगल का आपने देखा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर ये अनौपचारिक तरीके से दे रहा है और बदले में समर्थक ऋण आधार का मांग नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो फायदा लेगा। तो वो क्या करता है कि जो ब्याज का दर होता है, यानी कि रेट जो होता है, इंटरेस्ट ऑफ रेट जो होता है, उसका क्या रहता है, ऊंचा होता है। और ऊंचा होने के साथ साथ क्या करता है, ये कभी भी आपको एक फिक्स समय नहीं देगा। जैसे अगर आप अपने दोस्ती यारी से अगर आप पैसा लेते होगे, तो वो क्या करता है, उसका जब भी पैसा घटेगा आपको फोन कर देगा, यार मेरे से तुमने 200 रुपया लिया था, मेरे को दे दे, मेरा रिचार्ज घट गया है। तो कभी भी आपको क्या कर सकता है, फोन करके मांग सकता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां से ब्याज दर क्या होगा, ऊंचा होगा, और मनमानी समय के लिए क्या कर सकता है, ऋण जो है दिया जाता है। यानी वो कभी भी फोन करके आपसे उधार का पैसा मांग सकता है।
लेकिन अगर आप औपचारिक जगहों पे जाकर ऋण लेते हो या बैंक या सरकारी समितियों से, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्याज दर जो होता है वो कम होता है। यानी कि जो रेट चल रहा है ना, वो रेट के हिसाब से क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। आप यहाँ इसके मुकाबले तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में आपको क्या देना पड़ता है, ऋण देना पड़ता है, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, ब्याज दर देना होता है। अब साथ ही साथ और एक फायदा क्या होता है कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी चीजें होती है वो निश्चित समय के लिए होता है। अगर आपको बोल दिया कि आप 3 साल में आप लोन को चुकाना है, तो वो 3 साल में ही आपको मांगेगा कि आपने लोन चुकाया कि नहीं चुकाया, बीच में आपको कुछ बोलने के लिए नहीं आता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोन देते ही नहीं है, तो नहीं देंगे तो मांगने के लिए आएगा ही, ठीक है। लेकिन अगर आप दे रहे हो, लगातार कस्टमर हो, आप अच्छे ढंग से दे रहे हो, तो नहीं मांगने का। जैसे आपने सुना होगा कि आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट में गाड़ी उठाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि गाड़ी का शोरूम क्या करता है, किसी बैंक से उसका टाई अप करा देता है और बैंक पूरा का पूरा रिस्क क्या कवर करता है कि मैं आपके गाड़ी का पैसा चुका दूंगा, और जो आपका शोरूम वाला होता है वो आपको बैंक के थ्रू से लोन दिलाता है, और वो लोन लेके क्या करते हो, आप गाड़ी निकाल लेते हो। अब उस समय आप देखोगे ध्यान से कि क्या करता है कि लोग जो होते हैं हर महीना पैसा जमा करते हैं किस्त के रूप में। तो अगर मान लिया जाए कि अगर गाड़ी आपने 1 लाख का गाड़ी खरीदा, मान लिया जाता है एक समय के लिए मैं सोच रहा हूं कि आप 1 लाख का आप गाड़ी निकालते हो। अब 1 लाख का आप गाड़ी निकाल रहे हो और आपने क्या किया, 50,000 रुपया जमा किया, तो आपका बचा कितना, 50,000 रुपया बचा। तो अब ये 50,000 जो बचा वो क्या किया जाएगा, आपसे पूछेगा कि आप कितने साल में चुकाओगे। तो अगर आपने बोला कि मुझे 2 साल में चुकाना है, तो वो 50,000 रुपया को 24 से भागा दे देगा। 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना भागा दे के जितना पैसा आपको आता है उतना पैसा आप हर महीना क्या करोगे, जमा करोगे, आपका लोन चुक जाएगा। तो उसमें एक निश्चित समय होता है ना, आपने 2 साल के लिए बोला तो 2 साल तक वो आपको लोन लेगा। तो इसमें ब्याज दर जो होता है वो कम होता है और एक निश्चित समय के लिए क्या किया जाता है, आपको लोन दिया जाता है, और इसमें ब्याज दर ऊंचा होता है और मनमानी समय के लिए क्या दिया जाता है, लोन आपको दिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो अब आपका सवाल होगा कि सर अगर इतना सारा काम हो रहा है, यहाँ पे ब्याज दर कम है, निश्चित समय के लिए दिया जाता है, तो या तो मैं बैंक का बात करूं या कोई भी सहकारी समिति का बात करूं, तो उस पे जो नियंत्रण रखने का काम, नियंत्रण रखने का मतलब वहां पे जो भी चीजें हो रहा है वो वास्तव में लाजमी चीजें हो रही हैं कि खराब हो रहा है, उसका नियंत्रण कोई ना कोई तो रखता होगा ना। तो जी हाँ दोस्तों, आपने आरबीआई का नाम सुना होगा, ये हमारा केंद्रीय बैंक है, और ये भी याद रखिएगा कि एक देश में केवल एक केंद्रीय बैंक हो सकता है, और आरबीआई बैंक है जो क्या करता है, मुद्रा यानी कि करेंसी नोट जारी करने का भी आदेश या काम करता है। तो समझिएगा, ये औपचारिक ऋण के जितने भी संस्था, औपचारिक ऋण देने वाले जितने भी संस्था है, उस पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या करते हैं, उन पे नियंत्रण किया जाता है, या क्या किया जाता है कि उनका जो भी गतिविधि है उनका देख रेख किया जाता है कि वास्तव में ऋण दे रहा है तो कैसे दे रहा है, या ऋण का कितना ब्याज होना चाहिए उसको फिक्स करता है, या इंटरेस्ट कितना दिया जाए, कितना जमा हो रहा है, कितना निकासी हो रहा है, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी ये आरबीआई करता है। बात कर रहे हैं। अब ये कभी क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का मुख्य काम क्या है, और आपके ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ देगा कि ये पैसा निकासी करता है, पैसा जमा करता है, ये विश्व बैंक या दूसरे बैंकों से कर्ज लेने का काम करता है, कि ये क्या करता है, साख जारी करता है। तो ये क्या करता है, साख जारी करने का काम करता है। साख मीन्स नियंत्रण और गतिविधि करने का क्या करता है, ये काम करता है, इसका मुख्य काम वही है। लेकिन अगर आप बात किया जाए, हम लोगों ने देखा कि औपचारिक जो ऋण स्रोत होता है, इसमें आरबीआई जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन तमाम औपचारिक संस्थाओं पर नियंत्रण करने का काम करता है, या उनके गतिविधियों को देख रेख करने का काम करता है। यानी कि यहाँ कोई ऐसा संस्था है जो इनके गतिविधियों पर और इनके कार्यों पर नियंत्रण करने का काम करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनौपचारिक ऋण स्रोत का, चूंकि साहूकार, व्यापारी, जमींदार और रिश्तेदार और आपके मालिक ही आपको क्या करते हैं, पैसे देने का काम करते हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कि यहाँ पे अनौपचारिक ऋण स्रोत में किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण या इनके गतिविधियों का देखरेख नहीं किया जाता है। यानी कि ऐसा कोई संस्थान ही नहीं है जो इन पे नियंत्रण कर सके या इनके गतिविधियों का देखरेख कर सके, क्योंकि ये लोग अकेला इंसान है, और यहाँ पे कौन है, आरबीआई है, आपको याद रखना है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, आप ये बताइए, तो आपको अगर मान लो कि आपको ज्यादा पैसा निकालना है, आपका जो ऋण का आकार है वो बड़ा है, तो आपको बैंक ज्यादा पैसा दे सकता है कि आप ये बताओ कि आपको कोई जमींदार, साहूकार या रिश्तेदार दे सकता है?
तो आप जाहिर सी बात हो कि आप बैंक में जाके लोग क्या करते हैं, करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन करते हैं, करोड़ों रुपया तक लोन लेते हैं और भाग जाते हैं। आपने विजय माल्या का नाम सुना ही होगा ना, नहीं सुना तो आप जानते ही होंगे, नहीं सुना तो पूछ लेना। करोड़ों रुपया लेके भाग गया वो, तो क्या वो जो करोड़ रुपया है वो क्या कोई एक साहूकार या बिजनेसमैन या आपके रिश्तेदार दे सकते हैं? तो बोलोगे आप नहीं। चाहे आपका अगर नरेंद्र मोदी अगर आपके ससुर जी भी होंगे ना, तो वो आपको पैसा नहीं दे सकते खुद से अपने पॉकेट से। लेकिन अगर आप बैंक से आपका टर्म अच्छा है और आप एक समर्थक इंसान हो, यानी कि आपके पास सार्थक ऋणाधार है, यानी कि आप जितना लोन ले रहे हो उतना अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप करोड़ों रुपया तक लोन ले सकते हो, आपको लोन दे सकता है। तो यानी कि औपचारिक ऋण का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, आप यहां से बड़े मात्रा में क्या कर सकते हो, ऋण निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप अनौपचारिक स्रोत का बात किया जाए तो माय डियर फ्रेंड, इसमें जो ऋण का आकार होता है वो छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लोग होते हैं जिनकी इनकम थोड़ी बहुत होती है। ज्यादा इनकम वाले जो लोग होते हैं वही लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपको ऋण दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चाहे ज्यादा इनकम का बात किया जाए चाहे कम इनकम का बात किया जाए, सभी लोग जाके पैसा जमा कर देते हैं और वही पैसा फिर आपको कर्ज के रूप में दे दिया जाता है, ताकि आप अपना बिजनेस कर सके या अपना कुछ भी काम कर सके। तो औपचारिक ऋण स्रोत में ऋण का आकार बड़ा होता है और इसमें आपका ऋण का आकार क्या होता है, आपका छोटा होता है। तो मैं वन शॉट में फिर से बता दूं कि हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो सहकारी समिति होता है उसमें बैंक या सहकारी समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसे औपचारिक ऋण बोलेंगे। और अगर ये साहूकार, व्यापारी, जमींदार, रिश्तेदार या आपके मालिक के द्वारा जो भी ऋण दिया जाएगा उसे हम लोग उसको अनौपचारिक ऋण के नाम से जानेंगे या उसे अनौपचारिक ऋण स्रोत बोलेंगे। इसमें क्या होता है, समर्थक ऋणधारक का मांग किया जाता है और इसमें समर्थक ऋणधारक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनकेस अगर पड़ती है तो वो कब, जब उसको लगेगा कि आप ऋण नहीं दे पाओगे तभी वो आपसे क्या करता है, मांग लेता है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें ब्याज दर कम होता है और ब्याज दर कम होने के साथ साथ आपका एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित अवधि में ही आपको पैसे का मांग किया जाता है या आपको चुकाना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनौपचारिक ऋण स्रोत में तो इसमें ब्याज दर जो होता है उच्च होता है, माने ऊंचा होता है और ये मनमाने समय के लिए ऋण दिया जाता है कि जब उसका पॉकेट में पैसा खत्म सीधा आपको फोन करेगा कि फलनुआ के पापा जो ऋण है हमें दे दीजिए। और वहीं पे बात किया जाए, यहाँ पे इनकी जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर क्या किया जाता है, नियंत्रण और उनका देखरेख करने के लिए एक संस्था होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई संस्था नहीं होता है जो इनके गतिविधियों पर या इन पर नियंत्रण कर सकता है। वहीं बात किया जाए यहाँ का जो ऋण का आकार होता है औपचारिक ऋण का, इसमें ऋण का आकार बड़ा होता है, आप ज्यादा मात्रा में क्या कर सकते हो, ऋण ले सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ऋण का आकार छोटा होता है क्योंकि इनके पास पैसे कम होते हैं। तो ये दोनों का दोनों डिफरेंट है। और मैं आपको बता दूं कि आपके एक बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैंने 5 पॉइंट लिखवाया। 5 नंबर का क्वेश्चन 5 पॉइंट आता है। अगर आपने ये छोटा सा याद कर लिया या आपने ठीक से समझ लिया तो आप आराम से जाके उत्तर लिख के आओगे और आपको 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। अब आपका है कि आप इसे कैसे याद करते हो। अभी आपका बोर्ड एग्जाम आपको पता होगा कि फरवरी से शुरू है, तो अभी मैं आप पूरा का पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं अंतर वाले, मैं सारा का सारा में ले लूंगा ताकि जिससे आपकी जितने भी डाउट सब दूर हो जाएगा। और केवल अंतर मत देखो, यहाँ पे या तो आप अंतर बोल सकते हो, पूछेगा औपचारिक ऋण स्रोत की विशेषताएं आप बोल सकते हो या अनौपचारिक ऋण की विशेषताएं ये आप बोल सकते हो, या पूछेगा कि औपचारिक ऋण क्या है ये बोल सकते हो, अनौपचारिक ऋण क्या है वो बोल सकते हो। यहाँ से 5 अगर पॉइंट है तो 5 यहाँ पे आपको क्या बना, नंबरिकल क्वेश्चन यहाँ से आपके बन के दिखे। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बोला आरबीआई, आप बताओ आरबीआई का फुल फॉर्म आएगा तो लिख सकते हो कि नहीं। पूछ देगा औपचारिक ऋण स्रोत का नियंत्रण कौन करता है, तो आरबीआई करता है, ये भी आप बता सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह पढ़ रहे हो और आप चीजों को किस तरह याद रख रहे हो। मेरा काम है आपको टॉपिक देना, टॉपिक को याद करवाना, टॉपिक को समझाना। अब आप पे वो डिपेंडेंट है कि आप वो कितना कर रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितना आप चीजों को सीखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।